नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं का भूगोल लेकर के आया हूँ, चौथा चैप्टर। अब तक हमने 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। आज मैं इस रिवीजन नोट्स में आपको कृषि के बारे में बताऊँगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए हम इसको आइए अच्छे से पढ़ें। इसमें क्या-क्या पढ़ना है इसको देख लेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, शस्य प्रतिरूप क्या है, मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं, खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें फसलें क्या हैं और कृषि सुधार क्या है, अन्य सुधार क्या है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई टॉपिक इसमें नहीं है, तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है ना? तो हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि एक क्या है? प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। संलग्न मतलब होती है लगी हुई है, जुड़ी हुई है। कृषि हमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। कृषि को अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है भूमि पर खेती करना। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना, भूमि पर खेती करना। कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाकलापों से है जिनके माध्यम से मानव अपने उद्यम के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। यानी कृषि क्या है? भूमि पर खेती करना, है ना? तो हम कृषि के अंतर्गत ढेर सारी चीज़ों का जो है उत्पादन करते हैं, जिससे जो है हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। साथ ही हम उन देशों में भी अपनी खाद्यान्न वस्तुएं पहुंचाते हैं जहां पर उस चीज़ की कमी होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है कृषि के प्रकार। मुख्य रूप से कृषि के 3 प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या है? गहन जीविका कृषि, और दूसरा है हमारा वाणिज्यिक कृषि, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों रोपड़ कृषि। एक-एक क्रम से आइए हम पढ़ते हैं। तो जो पहला है हमारा, वो है प्यारे बच्चों गहन जीविका कृषि। ये क्या है? भारत में गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव होता है। यह श्रम प्रधान कृषि है। यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर गहन जीविका कृषि की जाती है ताकि वहाँ की जनसंख्या को पर्याप्त भोजन मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो कृषि है वो है वाणिज्यिक कृषि। यानी व्यापार करने के लिए जो कृषि अपनाई जाती है उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किया जाता है, क्योंकि मेन उद्देश्य ही होता है इससे उनका जो है व्यापार करना, है ना? तो वाणिज्यिक कृषि क्या है? कृषि से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। बड़े पैमाने पर जो है जब कृषि कार्य किया जाता है तो उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। इस प्रकार के कृषि के मुख्य लक्षण हैं आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से विस्तृत भूमि पर उच्च पैदावार प्राप्त करना। कृषि का वाणिज्यीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई सुविधा और जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल क्या है? वाणिज्य की फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक क्या है? जीविका फसल है। अब वाणिज्यिक कृषि के बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है रोपड़ कृषि। जैसे चाय वगैरह हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? रोपड़ फसलें, रोपड़ कृषि। तो यह क्या है? वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। रोपड़ कृषि विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है। इस प्रकार की खेती में केवल एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती में अत्यधिक पूंजी और प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रवासी श्रमिक का मतलब होता है जो वहाँ पर पाए जाते हैं, उनके अलावा जो दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे प्रदेश से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं काम करने के लिए, उनको प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। रोपड़ कृषि के लिए परिवहन, संचार साधन, उचित बाजार, इन सब की जरूरत होती है।
जैसे असम और उत्तरी बंगाल में चाय और कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। तो रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे चाय है मेरे प्यारे बच्चों, कॉफ़ी है ना, ये सब क्या है आपके रोपड़ कृषि। तो अब जो है आइए देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों शस्य प्रतिरूप। शस्य प्रतिरूप यानी फसल जो है प्रतिरूप क्या है, आइए देखते हैं, जिसको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारे यहाँ 3 ऋतुएं मुख्य हैं, एक है बरसात, एक है गर्मी और एक है शीत ऋतु यानी ठंडी। इसलिए हमारे यहाँ जो फसलें भी उगाई जाती हैं वो ऋतुओं के अनुसार जो है उगाई जाती हैं। मुख्य रूप से 3 फसलें हैं मेरे प्यारे बच्चों, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आइए देखते हैं भारत में फसल ऋतु किस प्रकार से जो है काम किया जाता है, किस तरह से जो है फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी किस किस मौसम में उगाई जाती हैं, कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है और कौन जायद की फसल है। तो प्यारे बच्चों 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल के अंतर्गत जो है कौन कौन सी फसलें आती हैं और ये कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों रबी की फसल, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चे जो है वीडियो को भगा देते होंगे, लेकिन ध्यान रखें वीडियो को भगाया ना करें। अगर वीडियो को भगाएंगे आप तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छे से अगर पढ़ना है तो इसको रोक करके आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो, ताकि एक एक टॉपिक आपका तैयार होता जाए। तो रबी की फसल, तो रबी फसलों को शीत ऋतु में, देखो ये समय जरूर याद रख लेना, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल से जून के मध्य इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। जैसे गेहूं है, जौ है, मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रबी फसलों को उगाया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये तो था रबी की फसल। अब आइए खरीफ की फसल पर हम दृष्टि जमाते हैं। तो खरीफ की फसल, खरीफ फसलें मानसून के आगमन यानी मई जुलाई के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जहाँ ध्यान रखें, मई जुलाई में क्या की जाती हैं, बोई जाती हैं या फिर लगाई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? चावल है मुख्य रूप से, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। इन सबको आप अच्छे से याद रख लें। कौन कौन सी फसलें हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट और मूंगफली, सोयाबीन। तो धान यानी पैडी की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के भागों में की जाती है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम के अच्छे सिंचित क्षेत्रों में धान की 3 फसलें औश, अमन और बोरो उगाई जाती है। ये तो खरीफ फसल हो गई। अब आइए जायद की फसलें देखते हैं। तो जो जायद की फसल होती है वो प्यारे बच्चों ये बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो है गर्मी में एक तरह से बोया जाता है, जैसे मार्च और जून में। और फसल को जायद कहा जाता है। लिखा है रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इस ऋतु की मुख्य फसलें खीरा है, जितना भी है खीरा, ककड़ी, ये सब के सब क्या है, जायद की फसलें हैं। खरबूजा है, तरबूज है, सब्जियां, चारा, गन्ना एक वर्ष में तैयार होने वाली फसल है, ये तो अलग से इसमें ऐड कर दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि खीरा, तरबूज, खरबूजा, तरबूज, ये सब के सब जितनी ककड़ियाँ हैं ये सब के सब क्या हैं, जायद फसलें हैं। तो 3 फसलें हो गई, रबी, खरीफ और जायद। आइए प्यारे बच्चों अब अगली टॉपिक हम देखते हैं, मुख्य फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो मिट्टी
मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। जैसे अनाज और दलहन वाली फसलें कौन कौन सी हैं, उसको देखते हैं। अनाज और दलहन वाली फसलें मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य अनाज और दलहन फसलें जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, चाय, कॉफी, गन्ना और तिलहन हैं। दालें दलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। जिनसे हमको दालें प्राप्त होती है उनको हम दलहन फसलें कहते हैं। मोटा अनाज क्या है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम चावल के बारे में जानकारी ले लें। चावल तो भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है चावल है, यानी कि मुख्य भोजन क्या है, चावल। चावल खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर और अधिक आर्द्रता यानी अधिक नमी की जरूरत होती है। इसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भागों में से नहरों और कुओं द्वारा सिंचाई करके उगाया जाता है। अब प्यारे बच्चों है गेहूं। गेहूं के बारे में आइए देखते हैं। तो बहुत बच्चे इसको बढ़िया से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सौरभ यादव, अंजलि यादव और इसी तरह हमने देखा कि विनय कुमार यादव, अनिल कुमार ने कमेंट किया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी कमेंट किया करें। इसी तरह सत्यम पटेल, क्रांति पटेल, करण पटेल, सौरभ पटेल ने भी इसमें जो है कमेंट जोड़ा है। और इसके अलावा अंशु यादव ने कमेंट किया है, अवनीश यादव ने कमेंट किया है, आर्यन यादव का कमेंट आया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर दिया करें। अब आइए प्यारे बच्चों गेहूं के बारे में देखते हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। गेहूं को उगाने के समय शीत ऋतु तथा पकने के समय धूप एवं समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वर्षा की जरूरत होती है। गेहूं क्या है, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। गेहूं को उगाने के समय क्या है, शीत ऋतु। इस समय देखो शीत ऋतु है, इस समय जो है उसको बोया गया है और ये क्या होगा, अब मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। तो मार्च अप्रैल में आप जानते ही हैं धूप पड़ता है ना। तो उत्तर पश्चिम में धूप पड़ेगा तो भाई खेत सूखेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा बारिश की जरूरत होती है। इसलिए उसको जो है सिंचाई के द्वारा उस की आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। अब आइए मोटे अनाज के बारे में हम लोग देखते हैं। मोटे अनाज के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो मोटा अनाज मेरे प्यारे बच्चों जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी क्या है, मोटे अनाज हैं। क्यों मोटे अनाज हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। आइए इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो ज्वार क्या है, जिसको सोरगम कहते हैं। ज्वार में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सोडियम पाए जाते हैं। इसके अलावा लौह मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी चावल गेहूं के बाद जो ज्वार है प्यारे बच्चों, सोरगम जो है वो तीसरी सबसे प्रमुख फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकांश आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारा दूसरा जो है मोटा अनाज है वो है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी यह उगाया जाता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कैल्शियम, विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है मोटा अनाज, वो है क्या है, रागी। क्या है प्यारे बच्चों, रागी। इसके अलावा भी इसमें दिया है जो है मक्का भी दिया है। आइए धीरे धीरे हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। तो रागी, यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद जैसे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश भी इसके उत्पादक राज्य हैं। रागी में क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में लोहा, कैल्शियम,
सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें भूसी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अब हम मक्का के बारे में देख लेते हैं। मक्का यानी मकाई यानी लेहड़रा, जिसको आप लोग खूब चबाते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, पॉपकॉर्न के रूप में भी आप सब इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों के भी रूप में होता है ना। चारा के रूप में हम देखते हैं कि भैंस भैंस हैं, आपके पास गाय है, उन सबको जो है इससे जो है चारा भी खिलाते हैं। यह एक क्या है, खरीफ की फसल है। और बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है, यानी गेहूं के साथ भी। तो इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पुरानी जलोढ़ मृदा अधिक उपयोगी होती है। उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से इसके उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। अब हमारा नेक्स्ट है मक्का के बाद दालें। तो दालें हैं प्यारे बच्चों, अब अलग से टॉपिक हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया, दलहन वाला चीज। देखें जरा, दालें। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश है, यानी भारत में दालों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उपभोक्ता भी बड़ा है और उत्पादक भी। तो दालें शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीनदायक हैं। जो लोग मांस का सेवन नहीं करते उनके लिए दाल ही क्या है, सबसे अच्छा जो है प्रोटीन का स्रोत है। दालों के लिए जो है कम नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं और सस्यावर्तन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तुर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहन फसलें हैं। इसमें मटर और चना रबी की तथा तुर यानी अरहर, उड़द और मूंग की जो है फसलें हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें। वो कौन कौन सी हैं? जैसे गन्ना है। तो गन्ना क्या है, एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। पहले लोग बहुत ज़्यादा गन्ना उगाते थे, लेकिन जब इसमें अधिक श्रम की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने गन्ने को उगाना बंद कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत कम लोग जो है गन्ने की पैदावार कर रहे हैं। अब या तो बड़े पैमाने पर ही करते हैं या तो नहीं ही करते हैं। तो यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के लिए कच्चा माल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन हमारे भारत में ही होता है। दूसरा है हमारा तिलहन। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भूभाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, बिनौला, सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अधिकतर तिलहन फसलें खाद्य हैं जिनका खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। परंतु कुछ तेल के बीजों को साबुन, श्रृंगार के सामान, उबटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तिलहन की मुख्य फसल मूंगफली है और यह एक खरीफ की फसल है। अलसी और सरसों रबी की तथा तिल उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में रबी की फसलें हैं। अरंडी यानी कैस्टर ऑयल, जिसको रबी और खरीफ दोनों के ही ऋतुओं में उगाई जाती है। आइए देखते हैं चाय। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, चाय क्या है, एक प्रमुख पेय पदार्थ है ना। बहुत सारे लोगों का बिना चाय के कटता नहीं है समय, है कि नहीं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग चाय के बड़े शौकीन होंगे। तो चाय एक रोपड़ फसल है और एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की थी। किसने शुरुआत की थी? अंग्रेजों ने। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में उगाया जाता है। इसके लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाला ढलवा क्षेत्र उपयुक्त होता है। क्यों ढलवा क्षेत्र चाहिए? क्योंकि अगर पानी जो है इसके जड़ों में ठहरेगा तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, इसलिए जो है ढलवा क्षेत्र चाहिए। संपूर्ण वर्ष समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें चाय के कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम प्रधान कृषि है, यानी इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। चाय की ताजगी बनाए रखने के लिए उसकी पत्तियों को बागान में ही संशोधित किया जाता है। अब अगला अभी अभी थोड़ा सा और है। भारत
के अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ चाय को उगाया जाता है? तो असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल है। इसके अन्य उत्पादक राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आते हैं। वर्ष 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। आइए कॉफ़ी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज कॉफ़ी भी इस समय खूब चल रहा है, बहुत सारे लोग कॉफ़ी के शौकीन हो रहे हैं। तो कॉफ़ी वर्ष 2008 में भारत ने विश्व की लगभग 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन किया है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उत्पादित होती है। कौन से किस्म की? अरेबिका कॉफ़ी की यह किस्म भारत में यमन से लाई गई थी। कहाँ से? यमन से, यानी अपने देश से नहीं, दूसरे कंट्रीज से। विश्व में इस कॉफ़ी की अधिक डिमांड है। कॉफ़ी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादित की जाती है? कर्नाटक में। आइए अब बागवानी फसल पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बागवानी फसल देखो, वीडियो अब आप अच्छे से देखते रहो, अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता, छोटा ही है, लेकिन बढ़िया तैयार कर लो इसको, फर्स्ट क्लास। तो बागवानी फसल के अंतर्गत फलों और सब्जियों दोनों की खेती की जाती है। भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। वर्ष 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। सब्जियों को बढ़ने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें जायद, रबी या खरीफ के मौसम में उगाए जाने वाले अनाजों के साथ भी उगाया जा सकता है। बहुत से फल रोपण कृषि से संबंधित हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। आम कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार संतरा, संतरा जो है नागपुर, कहाँ कहाँ? नागपुर, चेरापूंजी। केला कहाँ? कर्नाटक, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अनानास मेघालय में। अंगूर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सेब एवं नाशपाती हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार अखाद्य फसलें हैं जिनको खाया नहीं जाता है, लेकिन उपयोग के लिए जो है लाए जाते हैं, जैसे रबड़ है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वर्ष 2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था? चौथा स्थान। रेशेदार फसलें क्या होती हैं? जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है, जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। तो भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ये 4 हैं: कपास, जूट, सन यानी सनई और प्राकृतिक रेशम। अब आइए देखते हैं एक एक चीज के बारे में। तो कपास, जूट और सन मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती हैं, जबकि प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होती हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न जो है पेपर में पूछ लिया जाता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो किससे संबंधित है, किस उत्पादन से? तो रेशम उत्पादन से। रेशम उत्पादन से जो है संबंधित है सेरीकल्चर, यानी इसमें रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। आइए जो है हम इन रेशेदार फसलों को पढ़ें। पहला है हमारा कपास। क्या है? कपास। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योगों में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। दक्कन पठार के शुष्कता भाग में काली मिट्टी को उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है। इस फसल को उगाने में उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन यानी 210 दिन तक जो है ठंडी नहीं पड़नी चाहिए और खिली धूप की भी आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है जिसे पककर लगभग तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जूट है। प्यारे बच्चों, जूट के बारे में आइए देखते हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका उपयोग क्या करने में आता है? बोरियां बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है।
जूट के उत्पादन की उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों एवं पैकिंग सामग्री विशेष रूप से नायलॉन की कम कीमत होने के कारण जूट की डिमांड में जो है कमी आई है। अब है कृषि सुधार। कृषि सुधार के लिए क्या क्या हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों, आइए उसको देख लेते हैं। तो यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों को दर्शाता है। जैसे संस्थागत सुधार में प्रमुख संस्थागत सुधारों में सामूहिकता, भूमि का एकत्रीकरण यानी जिसको चकबंदी कहते हैं, और सहकारी समितियों का विकास, जमींदारी का उन्मूलन। उन्मूलन माने खात्मा। पहले जमींदारी प्रथा थी, अब उसका क्या किया जा चुका है, उन्मूलन किया जा चुका है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह अनेक टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिससे उत्पादकता में कमी हो रही थी। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार पर जो है क्या किया गया प्यारे बच्चों, एक मिनट, भूमि सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। प्रौद्योगिकी सुधार क्या हुआ, भूमि सुधार संबंधित कानूनों को लागू किया गया, लेकिन उनका कार्यान्वयन उचित रूप से नहीं हो रहा था। भारत सरकार ने 1960 से 70 के दशक में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सफेद एवं हरित क्रांति जैसे आंदोलन शुरू किए। भूमि विकास कार्यक्रम। भूमि विकास कार्यक्रम क्या है, 1980-90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम यानी LDP, इसका मतलब लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित है। इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, बीमारी और आग के लिए फसल बीमा सम्मिलित है। इसके अलावा कृषि ऋण क्या है प्यारे बच्चों, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों के द्वारा किसानों को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान की गई। अन्य सुधार जो है कुछ है उसको देख लेते हैं। अन्य सुधार किसानों के लिए लाभदायक योजना से निम्नलिखित हैं। सरकार ने किसानों के लिए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यानी PAS यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंतर्गत छोटे किसान KCC द्वारा सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते थे। साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त किसानों को दलालों एवं बिचौलियों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का पूरा नाम क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एवं खरीद मूल्यों की घोषणा की गई। अब आपका एक आखिरी टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है हमारा भूदान ग्रामदान। इसको शुरू किसने किया था, आचार्य विनोबा भावे। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भूदान जो है आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने। किससे प्रेरित होकर के, गांधी जी। कौन सी किताब से, ग्राम स्वराज। तो गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। उन्होंने सरकार से कुछ भूमिहीन ग्रामीणों के आर्थिक पोषण के लिए भूमि मांगी। श्री रामचंद्र रेड्डी ने, किसने, रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की घोषणा की, जिसे भूदान के नाम से जाना गया यानी जमीन दान के नाम से जाना गया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांव के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को पूरा गांव देने की भी घोषणा की, इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक भाग दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा गया। रक्तहीन क्रांति क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बिना किसी रक्तपात के जो है इतना बड़ा जो है कामयाबी मिली, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो है चैप्टर कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है प्यारे बच्चों। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं। विवेक यादव का कमेंट आया था, नितिन यादव का कमेंट आया, स्वेच्छा यादव ने कमेंट किया था। बहुत सारे बच्चों ने टिप्पणी किया है, मुझे सारे बच्चों के नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं अपने नाम और विद्यालय का नाम जरूर लिख दिया करें, जगह का भी नाम हो सके लिख दिया करें। आपको और कौन सा वीडियो चाहिए प्यारे बच्चों, वो भी कमेंट में लिख दिया करें, ताकि हम आपके लिए वीडियो को बना सकें। अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे एक और नए वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय जगत।